अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ओवर इंटरनेट। यानी HTTP जो रिक्वेस्ट हम भेजते हैं इंटरनेट के ऊपर, नेटवर्किंग पे, इंटरनेट पे, तो वो किस तरह से वर्कआउट करती है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल जैसे हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो इंटरनेट की दुनिया में उसका कैसा जो है वो रिस्पॉन्स होता है, किस तरीके से वो वर्क करती है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज HTTP। HTTP इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। बेसिकली ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो है ये प्रोटोकॉल काम करता है। हमने जब OSI मॉडल पढ़ा था या TCP IP मॉडल पढ़ा था उसमें हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि हर एक जो लेयर है OSI मॉडल में या TCP/IP मॉडल में, उसमें हर लेयर पे कोई ना कोई प्रोटोकॉल होता है जो अपना स्पेसिफिक काम जो है वो सर अंजाम दे रहा होता है। तो जो HTTP प्रोटोकॉल है ये एप्लीकेशन लेयर पे होता है। क्या काम है इसका? अलाउज वेब बेस्ड एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट। यानी ये क्या करता है कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन जितनी भी हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेट के ऊपर रन होती हैं, उनको अलाउ करता है कम्युनिकेशन और एक्सचेंज डाटा के लिए। किस तरह के कंटेंट्स के लिए? इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। यानी हर तरह का जो आपको कंटेंट नजर आता है इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे, उसको डिलीवर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए जो है ये प्रोटोकॉल यूज होता है, राइट। तो हम क्या देखते हैं कि www जो होती है, जब भी हम कोई वेबसाइट लिखते हैं तो सबसे पहले उससे www लिखा जाता है। व्हाट इज www? इट्स द वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है? इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंटरनेट की दुनिया के तमाम सर्वर्स जो हैं www के ऊपर जो हैं वो पड़े होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर पड़े होते हैं, जहाँ से हम डाटा को एक्सेस करते हैं। और ये सर्वर्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? सर्व्स अ रिक्वेस्ट बाय क्लाइंट्स। यानी हम जो क्लाइंट, एज अ क्लाइंट हम अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उन सर्वर्स को, तो ये हमें रिस्पॉन्स करते हैं, सर्व करते हैं हमारी रिक्वेस्ट को। HTTP वर्क्स एज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। HTTP बेसिकली फिर क्या हुआ कि वो एज वर्क करता है एज अ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल के। यानी हमारी रिक्वेस्ट लेके जाता है सर्वर तक, फिर सर्वर उसको प्रोसेस करता है और हमें रिस्पॉन्स देता है वाया HTTP, राइट, बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। तो क्लाइंट कौन हुए? हम हुए। सर्वर कौन हुआ? जो इंटरनेट की दुनिया में पड़ा है, जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट जो है जिस कंप्यूटर के ऊपर रिजाइड करती है, दैट इज कॉल्ड सर्वर। For example, if we want to open the website www.pakistan.gov.pk, a client कौन सा होगा? ब्राउजर। A client sends an HTTP request to the server. वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि हम ये साइट ओपन करना चाह रहे हैं। Then the server returns a response to the client. फिर क्या होगा? हमारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है सर्वर, इस वेबसाइट का सर्वर जो है हमें रिस्पॉन्स करेगा बाय ओपनिंग द वेबसाइट, साइट को ओपन कर देगा। द रिस्पॉन्स कंटेन स्टेटस इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट एंड मे आल्सो कंटेन द रिक्वेस्टेड कंटेंट। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर दो चीजें होंगी। नंबर 1 उसका स्टेटस इंफॉर्मेशन कि वो ओपन हो रही है या नहीं हुई, और दूसरा क्या होगा? उसका कंटेंट होगा, राइट। तो क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में क्या होता है? क्लाइंट सर्वर इज अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर डिजाइनिंग एप्लीकेशन वेयर डाटा इज केप्ट सेंट्रल। यानी हमारा डाटा सेंट्रली सेव है ना वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग होती है, तो अब हम जो अपने ऑर्डर परचेज करते हैं, मैंने किया, आपने किया, या और बहुत से दूसरे लोग जो करते हैं, वो तमाम के तमाम डाटा कहाँ पे पड़ा होता है? सेंट्रली पड़ा होता है सर्वर के ऊपर, राइट। तो और सर्वर फिर रिस्पॉन्स में क्या करता है? एफिशिएंटली शेयर्ड विद अदर कंप्यूटर्स। और जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो एफिशिएंटली शेयर करता है उस डाटा को कौन से कंप्यूटर के साथ? ठीक है जी। वो जिस कंप्यूटर के साथ शेयर करता है वो कंप्यूटर क्या कहलाता है? क्लाइंट, ठीक है, जिसने रिक्वेस्ट की हुई होती है, राइट। अब इस HTTP के अंदर जो है वो क्या होता है? IP एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो HTTP रिक्वेस्ट के साथ जो है वो वर्क करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग क्या है? दैट इज द यूनिक आइडेंटिफायर, राइट। यूनिक आइडेंटिफायर होता है एसोसिएटेड विद द डिवाइस
व्हेन कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, यानी जैसे ही आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो जिस डिवाइस के थ्रू आप कनेक्ट होते हैं, लाइक आपका मोबाइल हो गया, टैब हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, वट एवर द डिवाइस इज, डिवाइस जो भी हो उस डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिफायर दे दिया जाता है, एक यूनिक आईडी, फॉर एग्जांपल इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं यूनिक आईडी दे दिया जाता है, जिससे आपकी डिवाइस, चाहे वो मोबाइल है चाहे वो लैपटॉप है, इंटरनेट की दुनिया में जानी जाती है। ठीक है जी। तो जाहिर है एड्रेस, हम डेली लाइफ के एग्जांपल हैं, अगर हम कोई लेटर सेंड करते हैं, अगर उसके ऊपर हमारा एड्रेस या जो रिसीवर है उसका एड्रेस नहीं होगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से जो है वो डिस्कस किया था, तो क्या होता है कि अगर तो हमारा रिसीवर का एड्रेस ना हो तो वो वहां पहुंच नहीं सकता, और अगर वहां पे ना पहुंच सके और उसके ऊपर सेंडर का एड्रेस ना लिखा हो तो सेंडर का जो एड्रेस होता है वो एज अ रिटर्निंग एड्रेस काम कर रहा होता है ना, कि अगर वहां पे आपका जो है रिसीविंग साइड पे आपका लेटर ना पहुंचे तो क्या होता है कि वो सेंडर पे वापस रिसीव हो जाता है। तो अब सेंडर का एड्रेस नहीं होगा तो वापस कैसे आपके पास आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन होती है, जब हम इंटरनेट के ऊपर कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वहां पे बाकायदा आईपी एड्रेसिंग होती है, आपके सिस्टम की भी, आपके डिवाइस की भी आईपी, एक यूनिक आईडी आपको असाइन कर दिया जाता है, और सर्वर का भी एक यूनिक आईडी होता है, राइट। और ये असाइन कौन करता है? आईपी एड्रेस इज असाइंड बाय डीएचसीपी। ये आईपी एड्रेस जो है ये डीएचसीपी असाइन करता है। डीएचसीपी स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है जी। ये प्रोटोकॉल जो है डीएचसीपी, ये हर डिवाइस को इंटरनेट के ऊपर वेन एवर दे कनेक्टेड उसको एक आईपी, यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक आईडी जो है वो असाइन कर देता है। ठीक है जी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। स्टैंडर्ड्स जो हैं आईपी एड्रेसेस के, देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन से? IPv4 और IPv6। ये बेसिकली 4 और 6 क्या है? इनके वर्जन्स हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है जी। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, V स्टैंड्स फॉर वर्जन, और 4 स्टैंड्स फॉर फोर्थ वर्जन, एंड इसी तरह से IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये टू टाइप्स के जो हैं वो प्रोटोकॉल आपको दिए जाते हैं व्हेन एवर यू कनेक्टेड टू द इंटरनेट। क्या डिफरेंस है इसमें वो हम देखते हैं। इसमें देखें जी IPv4 जो है वो आपको नजर आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 172.16.54.1। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक आपके पास ये एड्रेस है IP का, और एक ये IP है। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ आपको डॉट के साथ सेपरेशन नजर आ रही है, यहाँ पे कॉलन के साथ, और यहाँ पे आपके पास मिनिमम है आपकी ये जो बिट्स हैं, और यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। आइए देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये भी देखेंगे कि ये जो IPs हैं, ये आपकी HTTP रिक्वेस्ट है, वो किस तरह से इंटरनेट की दुनिया में वर्क करती है। उसकी एनिमेशन देखेंगे, उसकी वीडियो देखेंगे, राइट। तो IPv4 को पहले हम देखते हैं क्या है जी। 172 ये एज एन एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दैट इज नॉट फिक्स्ड, राइट। ये एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आप 182 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 21 भी लिख सकते हैं। बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो है 4 ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 4, और ये 4 ग्रुप्स जो उसका जो है सेपरेटर है वो डॉट होता है। ठीक है जी। डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स कैसे हुए? एक ये हो गया 172 वाला, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है जी। सेपरेटेड बाय डॉट, ये डॉट आ गया, ठीक। ईच ग्रुप कंटेन 0 to 255 डेसिमल वैल्यू, यानी ये जो 4 ग्रुप्स हैं इनमें से हर ग्रुप जो है उसमें जो 0 से लेके 255 तक डेसिमल वैल्यू यहाँ पे आ सकती है, 3 डिजिट की। ठीक है जी। तो 3 डिजिट की वैल्यू 255 यानी 256 हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता IPv4 में, वर्जन 4 के अंदर 02 से लेके 255 तक हमारी जो है वैल्यूज जहाँ पे आ सकती हैं इन ईच ग्रुप। यानी यहाँ पे भी 255 तक वैल्यू, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। ठीक है जी। फिर उसके बाद इनकी कन्वर्जन होती है बाइनरी के अंदर, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर में जो है वो कंप्यूटर हमारी बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है।
ठीक है। अगर हम उसको डेसिमल में भी देंगे तो उसको पहले वो कन्वर्ट करेगा। ये हम यूनिट 2 में बहुत डिटेल से जो है कन्वर्जेंस पढ़ के आए हैं, ठीक है। और ये वीडियोस आप देख सकते हैं CS बाय सैम चैनल के ऊपर। पिछली वीडियोस यूनिट 1, 2, 3 सारी वीडियोस जो है उसके ऊपर पढ़ी है 9th के फोल्डर के अंदर, ठीक है जी। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन रूल के मुताबिक क्या होता है कि अगर एक ग्रुप में 255 तक आपकी जो है वो डेसिमल वैल्यूज आ सकती हैं, तो इसमें आपके पास उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर, तो हमारे पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यानी 8 बिट्स तक हम इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हर ग्रुप के लिए 8 बिट्स, ठीक है। यानी यहाँ के लिए भी 8 बिट्स, यहाँ के लिए सेकंड ग्रुप के लिए, थर्ड ग्रुप के लिए भी 8 और फोर्थ ग्रुप के लिए भी 8, राइट। तो पूरे एक IP एड्रेस के लिए 4 ग्रुप्स के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए होंगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है जी। 4 ग्रुप्स हो गए और हर ग्रुप के लिए 8 जो है वो बिट्स चाहिए, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32 बिट्स, यानी 32 बिट्स के अंदर हमारा ये IPv वर्जन 4 जो है IP एड्रेस जो है वो डिजाइन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि IPv6 के अंदर क्या होता है। इसमें हम ग्रुप्स काउंट कर लेते हैं। 1 ये लिखे भी हुए हैं मैंने नीचे, 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और 8, ठीक हो गया। डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, यानी IPv6 जो है वो 8 ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। सेपरेटर इसका क्या है, कॉलन होता है। उसमें क्या था, डॉट था। IPv4 में, IPv6 में जो सेपरेटर है वो है कॉलन। ईच ग्रुप कंटेन्स 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। अब इसमें देखें यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप के अंदर एक ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट हम लिख सकते हैं। उसमें डेसिमल वैल्यू लिखते थे, इसमें हम हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो इस प्रोटोकॉल में यूज की जाती है, ठीक हो गया। अब हर ग्रुप में जो है वो 4 हेक्सा का क्या मतलब है, टू स्टोर 1 हेक्साडेसिमल डिजिट यानी 4 बिट्स। अब एक हेक्सा को स्टोर करने के लिए यूनिट नंबर 2 में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि एक हेक्सा को उसमें स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में 4 बिट्स की जरूरत होती है, राइट। अब एक ग्रुप के अंदर अगर 4 हेक्सा हैं, इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 4 उसमें आ जाएंगे हेक्सा, ठीक है। और एक हेक्सा को करने के लिए 4 बिट्स की जरूरत है, तो 4 हेक्सा को करने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 ग्रुप्स हो गए। और ये एक ग्रुप के लिए चूंकि 4 की जरूरत है, तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 बिट्स आ जाएंगी हमारी। तो एक ग्रुप के लिए हमारी 16 बिट्स रिक्वायर्ड हैं एक ग्रुप को स्टोर करने के लिए IPv6 के लिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 8 ग्रुप्स हैं चूंकि, तो एक ग्रुप के लिए 16 चाहिए, तो 8 के लिए कितनी चाहिए होंगी बिट्स हमें, 8 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 128 बिट्स। यानी IPv6 को स्टोर करने के लिए, इस तरह के एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास 128 बिट्स होनी चाहिए, ठीक है जी। हम IPv4 का एक दो फिर देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 ग्रुप्स थे, ठीक है। इसमें हम डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते थे 0 से 255 तक, और उसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो 8 बिट्स बनती थी और 4 ग्रुप्स में 32 बिट्स आ गई। लेकिन IPv6 के अंदर हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं और इसमें हर ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक हो गया। और 4 हेक्सा के लिए हमें कितनी 16 बिट रिक्वायर्ड होंगे, ये सारी कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म की हुई हैं और टोटल हमें चाहिए होंगी 128 बिट्स, ठीक है जी। अब डिफरेंस इसका देख लेते हैं क्या है। IPv6 जो है वो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने, IETF ने जो है वो इसको डिस्कवर किया, कब, ड्राफ्ट इसका तैयार किया इन दिसंबर 1998 में, ठीक है जी। इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑन जुलाई, और ये स्टैंडर्ड बन गया 1998 में, तो उन्होंने डिस्कवर किया, बनाया, ठीक है जी। और उसको एज अ ड्राफ्ट जो है वो यूज करते रहे, फिर उसके ऊपर डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स हुए, राइट। ऐसे ही तो नहीं स्टैंडर्ड बन जाते ना, उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब 2017 आया जुलाई में, IPv6 को इंटरनेट का स्टैंडर्ड बना दिया गया, ठीक है जी।
और इसकी हमें ज़रूरत बेसिकली क्यों पेश आई, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि IPv6 अलाउज अप टू 2⁻128 एड्रेसेस। ठीक है जी, जो बनते हैं 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻28, और ये इतने टाइम्स ग्रेटर प्रोवाइड आपको एड्रेसेस कर सकता है IPv4 की निस्बत। ठीक है जी, इसका मतलब है IPv4 में बहुत कम जो है वो, यानी इसमें भी अभी यूज तो अभी भी हो रहा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, लेकिन जिस तरह से दुनिया की जो है वो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है और हर घर में एक इंटरनेट नहीं है, एक डिवाइस नहीं है, बहुत सारी डिवाइसेस और बहुत सारे इंटरनेट्स जो हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अब्यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें बहुत सारी जो है वो एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल आप एक छोटा से एक एग्जांपल लें कि अगर एक घर में 5 डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, ठीक है जी, और उस एरिया में 10 जो है वो घर हैं, तो एवरेज जो हम लगा लें 50 डिवाइसेस सिर्फ एक छोटे से एरिया के, और 50 डिवाइसेस को इंटरनेट पे कनेक्ट जब हम करेंगे, इस तरह से अगर आप पूरी दुनिया का हिसाब लगाएं तो यहाँ तो बिलियंस ट्रिलियंस की तादाद में जो है वो, बल्कि उससे भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, और जब उनके घरों में मल्टीपल डिवाइसेस होंगी तो फिर क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा IP एड्रेसेस की ज़रूरत होगी, जो कि IPv हमें प्रोवाइड करता है 2⁻128 एड्रेसेस को। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये बहुत बड़ी एक जो है वो फिगर बन जाती है, राइट। तो ये था हमारा जी IPv4 और IPv6 और HTTP रिक्वेस्टिंग और उसका रिस्पांस कैसे होता है। ठीक है जी, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर लेक्चर्स। और अब हम चलते हैं इसकी एनिमेशन की तरफ कि किस तरह से जो है ये एनिमेशन वर्क करता है, हम किस तरह से जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, हमें किस तरह से रिस्पांस मिलता है, इसकी बाकायदा एक एनिमेशन वीडियो हम देखते हैं। The name of a website powered by Django into your browser. The browser sends the request, essentially a string of bytes, to your web server like Nginx. If the request was for a static content like a CSS file, then it is served from the file system. If it is for a dynamic, ठीक है जी, ये उसने क्या बताया कि हमने वेबसाइट लिखी तो क्या हुआ कि उसने जो है वो हमारा अगर स्टैटिक कंटेंट था तो वो उसने फाइल सिस्टम को भेज दिया, और अगर हमारा डायनामिक है तो उसने वेब सर्वर के पास जो है वो सेंड कर दिया। it is passed on to a web server gateway interface, WSGI server, like WSGI. Unlike a web server, WSGI servers can run Python applications. The request populates a Python dictionary called Enron. It passes through several layers of middleware, ultimately reaching your Django application. URL configuration or URLconf module selects one of the views to handle the request based on the requested URL. Your request has now turned into HTTP request, a Python object. The selected view typically does one or more of several things. ये रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है और स्पेसिफिक डेटाबेस के पास, render HTML or any other format, फिर वो आपके लिए एक पेज जो है वो तैयार करती है कि आपके पास किस तरह का पेज जो है वो पहुँचना चाहिए, और अगर उसको पेज नहीं मिलता तो ये एरर दिखा रहा है यहाँ पे, The HTTP response option, और अगर मिल जाता है आपका पेज तो फिर यहाँ वेब सर्वर के पास दोबारा ले आता है, और ये आपके your पास web browser renders it into a beautiful web page. ठीक है जी, ये थी एनिमेशन वीडियो। ठीक है जी, कि कैसे आपने वेबसाइट का एड्रेस दिया और किस तरह से जो है वो आपका एड्रेस जो है जो आपने वेबसाइट का दिया उसको लेके वेब सर्वर के पास गया, वेब सर्वर ने आगे डेटाबेस में भेजा स्पेसिफिक जो है आपकी एप्लीकेशन उसके पास, फिर उसने उसको चेक किया कि अगर तो उसको वेब पेज मिल रहा है तो उसने जो है ब्राउज़र के पास दोबारा भेज दिया एज अ रिस्पॉन्स ऑफ योर रिक्वेस्ट, और अगर उसको नहीं मिला तो वो आपको जो है वो पेज नॉट फाउंड का एरर दिखा रहा था, राइट। तो ये थी इसकी एनिमेशन। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।